मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स में ऋण पत्र संबंधी लेखे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है काइंड्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार। तो हम स्टार्ट करते हैं ऋण पत्रों के प्रकारों को पढ़ना। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कंपनी सुरक्षित, असुरक्षित एवं परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। उपयुक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी ऋण पत्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जो निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित है। यानी जो चार्ट आप यहाँ देख रहे होंगे, इस चार्ट में हमने दो पार्ट किए। एक भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्गीकरण, और दूसरा जो पार्ट है हमारा वह है अन्य वर्गीकरण के आधार पर। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है, उसमें धारा 230 के अनुसार कंपनी सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र निर्गमित करती है, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र हैं। धारा 71(1) के अनुसार परिवर्तनशीलता के आधार पर कंपनी अंश ऋण पत्र निर्गमित करती है, जिनमें परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, और जो परिवर्तनीय होते हैं वह आंशिक या पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, दो भागों में इनको बांटा जाता है, परिवर्तनीय को, और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हैं या अपरिवर्तनशील ऋण पत्र हैं। तो इस तरीके से ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्गमित किए जाते हैं। अन्य वर्गीकरण के आधार पर कंपनी पंजीयन के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर और कूपन के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, जिसमें पंजीयन के आधार पर वाहक रजिस्टर्ड ऋण पत्र, स्थायित्व के आधार पर शुद्ध अशुद्ध ऋण पत्र और कूपन के आधार पर निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर ऋण पत्र जारी करते हैं। अब हम इनको एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा असुरक्षित ऋण पत्र। तो सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। जिन ऋण पत्रों को कंपनी की संपत्ति पर पूर्ण या अंशतः भार या बंधक मिला होता है, उन्हें सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र कहते हैं। अगर कंपनी अपने ऋण पत्र धारकों को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होती है, तो ऋण पत्र धारक बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। यानी जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके बदले कंपनी कोई ना कोई एसेट्स या तो फुली या पार्टली मॉर्गेज करती है, मॉर्गेज रखती है। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी डिबेंचर के बदले कंपनी द्वारा कोई एसेट्स पार्टली या फुली मोड में मॉर्गेज की जाती है, तो वह हमारे सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर कहलाते हैं। और इस कंडीशन में यदि कंपनी डिबेंचर होल्डर का जो पेमेंट है वो नहीं कर पाती है या पूरा पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में जो डिबेंचर होल्डर है वह मॉर्गेज की गई जो एसेट्स है उसे बेचकर, उसको सेल कर कर अपने पेमेंट को ले सकते हैं, अपने पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। दूसरा होता है असुरक्षित ऋण पत्र। ये वे अनसिक्योर्ड या नेग्ड डिबेंचर यानी असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र इनको कहा जाता है। ये भी ऋण पत्र होते हैं जिन पर कंपनी मूलधन व ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखती। अतः वे ऋण पत्र केवल इस बात के प्रमाण है कि कंपनी इन पर अंकित धन के लिए देनदार है। भुगतान होने की कोई गारंटी नहीं होती। भुगतान न होने की दशा में कंपनी के समापन के समय इनको अन्य साधारण लेनदारों के समान माना जाता है। तो जो नेग्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं वो ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके बदले कंपनी कोई भी एसेट्स या सिक्योरिटीज़ को मॉर्गेज नहीं रखती है, उसके बदले गिरवी नहीं रखती है। तो ऐसे में जो डिबेंचर है वो केवल इस बात का सर्टिफिकेट है या इस बात का प्रूफ होते हैं कि इसमें जो अमाउंट लिखा गया है उसके लिए कंपनी देनदार है, कंपनी डेटर्स है, कंपनी उसका पेमेंट करेगी। लेकिन कंपनी द्वारा उनके पेमेंट की कोई इसमें गारंटी नहीं होती है, और कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाती है तो ऐसी कंडीशन में जब कंपनी का डिसॉल्यूशन होगा, कंपनी का समापन होगा, तो इनको जो और क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स की तरह इनको माना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(1) के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन उन्हें अंशों में परिवर्तन के विकल्प के साथ जारी कर सकती है। यह विकल्प ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन के समय उपलब्ध कराया जाता है।
कि वे अपने ऋण पत्रों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। यानी जो परिवर्तनशीलता के आधार पर जो ऋण पत्र होते हैं उसमें कंपनी अधिनियम की जो धारा है 71(1) उसके अनुसार जो हमारे डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो अपने डिबेंचर्स को शेयर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें उनको बदला जा सकता है, उनको परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। लेकिन इस जो ऑप्शन का उन्हें यूज़ करना है वो केवल रिडम्पशन के समय यूज़ किया जाता है, और उसमें भी उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वे चाहे तो उसको पार्टली या फुली डिबेंचर्स को शेयर्स में पार्टली या फुली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो दो प्रकार के ये होते हैं, इनमें होता है पहला परिवर्तनीय और दूसरा होता है अपरिवर्तनीय। तो हम पहले परिवर्तनीय पढ़ते हैं। जब कोई ऋण पत्र एक निश्चित समय के पश्चात परिवर्तन के विकल्प के अधिकार प्राप्त होने पर या निर्गमन की शर्तों के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से अंशों में बदले जा सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। यानी जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं वो ऐसे डिबेंचर होते हैं कि जिन्हें एक सर्टेन पीरियड के बाद ये राइट उनके पास होता है कि वह अपने अपने डिबेंचर्स को पार्टी या फुली शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें, तो वह कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर दो तरह के होते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र और पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। जो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं ये ऋण पत्र पूर्णतः साधारण अंशों में प्रीमियम सहित या प्रीमियम रहित परिवर्तनशील होते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात इन्हें अंशों में बदला जा सकता है। तो जो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं वो ये जो डिबेंचर होते हैं फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इन्हें हम अपने इक्विटी शेयर्स में या ऑर्डिनरी शेयर्स में विद प्रीमियम या विदाउट प्रीमियम कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक सर्टेन पीरियड के बाद इन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये जो डिबेंचर होते हैं ये ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्रों का एक भाग निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में बदला जाता है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के भाग को एक निश्चित अवधि के पश्चात शोधन कर दिया जाता है। तो जो पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं उनमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक वो पार्ट जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है, एक वो जो पार्ट दूसरा वह पार्ट जो नॉन कन्वर्टेबल है। तो जो कन्वर्टेबल जो पार्ट होता है उसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल जो पार्ट होता है हमारा उसे हम एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका रिडम्पशन यानी उसका पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर दिया जाता है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा अभिलेख के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। तो अभिलेख के आधार पर कंपनी डिबेंचर्स को दो पार्ट में बांटती है, एक होता है बाहक ऋण पत्र और दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। तो बाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो बियरर क्या होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। वाहक ऋण पत्र वे होते हैं जिनके मूलधन व ब्याज का भुगतान उस व्यक्तियों को किया जाता है जिसके पास वह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्रों के धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को ऋण पत्र की सुपुर्दगी मार्फत से ही हो जाता है और कंपनी के रजिस्टर में इस प्रकार के हस्तांतरण को दर्ज नहीं किया जाता। तो बियरर डिबेंचर ये वो डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर का जो बेस अमाउंट है, मेन अमाउंट है वो, और उसका इंटरेस्ट उस पर्सन को पेमेंट कर दिया जाता है जिसके पास वो बियरर डिबेंचर होते हैं। क्योंकि जो बियरर डिबेंचर होते हैं उनके जो होल्डर हैं उनके नाम कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर है उसमें मेंशन या उसमें रिकॉर्डेड नहीं होता है, और जो इस तरह के जो ऋण पत्र होते हैं, इस तरह के जो डिबेंचर होते हैं उनका हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को ऋण पत्र की सुपुर्दगी मार्ग से ही हो जाता है। यानी उनको अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हमने किसी अदर पर्सन को वो दे दिए तो उससे ही वह ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। और जो कंपनी के रजिस्टर होते हैं उनमें इस तरह के ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो बियरर डिबेंचर है उसमें जिसके पास डिबेंचर होगा और जो डिबेंचर कंपनी के पास लेकर जाएगा उसे ही कंपनी उन डिबेंचर्स का जो मेन अमाउंट होता है और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसका पेमेंट कर देती है। अगला होता है इसी क्रम में है अगला रजिस्टर्ड ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों के नाम
कंपनी के ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होने पर होता है। इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को किया जाता है। तो जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं वो ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम जो होता है वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, और इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होने पर होता है। यानी और जो अगर हमें ये डिबेंचर अगर किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम मेंशन कराना होगा जिसे हम डिबेंचर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इनका जो मेन अमाउंट और जो इंटरेस्ट होता है वह उसी व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, रजिस्टर के अंदर मेंशन किया गया है। अगला है स्थायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसेस, तो या स्टेबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। स्थायित्व की दृष्टि से भी ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, शोध्य और अशोध्य। शोध्य यानी रिडमेबल और अशोध्य यानी इरिडमेबल। तो हम पढ़ते हैं पहले शोध्य रिडमेबल डिबेंचर। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद अथवा निश्चित तिथि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कभी भी कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। ये अस्थायी ऋण पत्र भी कहलाते हैं। तो जो रिडमेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनमें उनके जो बेसिक अमाउंट जो होता है और उनका जो इंटरेस्ट है उसे एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट कर दिया जाता है, और अगर कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है या उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी उनका पेमेंट कर सकती है। दूसरा होता है इरिडमेबल डिबेंचर। अशोध्य ऋण पत्र वे होते हैं जिनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में ही नहीं हो सकता, केवल कंपनी के समापन के अवसर पर ही उनका भुगतान किया जाता है। ये स्थायी ऋण पत्र भी कहलाते हैं। तो इरिडमेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनका जो मेन अमाउंट होता है और जो उनका इंटरेस्ट होता है उसे कंपनी अपने लाइफ में कभी भी पेमेंट नहीं करती है। केवल कंपनी का जब डिसॉल्यूशन होगा, कंपनी का जब समापन होगा, तभी इनका पेमेंट किया जाएगा। और इस तरह के जो डिबेंचर होते हैं उनको हम फिक्स डिबेंचर भी कहते हैं। अब इसी क्रम में अगला है कूपन के आधार पर। तो निश्चित कूपन दर, कूपन के आधार पर दो तरह के, निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर। तो जो निश्चित कूपन दर डिबेंचर होते हैं वो ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, जिसे कूपन रेट भी कहते हैं। दूसरा होता है शून्य कूपन दर। इन ऋण पत्रों पर ब्याज की कोई दर निश्चित नहीं होती है। यह ऋण पत्र एक विशेष छूट दर पर निर्गमित किए जाते हैं व सममूल्य व निर्गमन मूल्य का अंतर उस अवधि का ब्याज माना जाता है। तो जीरो कूपन रेट में क्या होता है कि जो डिबेंचर होते हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, और जो इस तरह के जो डिबेंचर होते हैं उन्हें कंपनी कुछ डिस्काउंट पर इश्यू करती है, और जब इनका रिडम्पशन का समय आता है, जब इनके शोधन का समय आता है, तो उस समय इनको सम मूल्य पर यानी उनका जो फेस वैल्यू है उस पर इनका रिडम्पशन कर देती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही उनका इंटरेस्ट मान लिया जाता है। सो स्टूडेंट, ये था ऋण पत्रों के प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।